हेलो। आज की इस चर्चा में एक ऐसे मिथ को तोड़ने वाले हैं जो शायद हर किसी ने बचपन से सुना होगा। ये मिथ कि एक सक्सेसफुल और कामयाब जीवन बिताने के लिए हर एक अवसर को पकड़ना या सब कुछ करना जरूरी है। आज हमारी चर्चा का मूल विषय है एसेंशियलिज्म, द डिसिप्लिन्ड परस्यूट ऑफ लेस। अक्सर लगातार बिजी रहने को ही आगे बढ़ने का अकेला तरीका मान लिया जाता है, पर सच्चाई कुछ और ही है। असल में कम पर ध्यान केंद्रित करना और उसे बेहतर तरीके से करना ही सबसे शानदार नतीजा देता है। अब एक बहुत ही कॉमन और फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम पर गौर करते हैं। आखिर क्यों बेहद काबिल और कामयाब प्रोफेशनल्स अचानक से छोटी छोटी और नॉन एसेंशियल गतिविधियों में उलझकर रह जाते हैं। एक बेहद काबिल सिलिकॉन वैली एग्जीक्यूटिव की स्टोरी यहाँ एकदम परफेक्टली फिट बैठती है। जब एक बड़ी कंपनी ने उनकी कंपनी का अधिग्रहण किया तो वो नए माहौल में सबको खुश करने की कोशिश में लग गए। हर छोटी बड़ी मीटिंग में जाना, हर काम को हाँ कहना। इसका नतीजा क्या हुआ? उनका स्ट्रेस लेवल टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और काम की क्वालिटी पूरी तरह गिर गई। बेसिकली वो उन कामों में महारत हासिल कर रहे थे जिनका सच में कोई खास इम्पैक्ट था ही नहीं। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात इस स्लाइड पर क्या है? यहाँ दो बिल्कुल अलग नजरियों का बहुत ही सटीक अंतर दिखता है। एक आम इंसान यानी नॉन एसेंशियलिस्ट अपनी एनर्जी को 1 मिलियन अलग अलग दिशाओं में थोड़ा थोड़ा बांट देता है और रिजल्ट हर दिशा में सिर्फ 1 मिलीमीटर की तरक्की। ये एक्चुअली एक थका देने वाला जाल है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक एसेंशियलिस्ट अपनी एनर्जी सिर्फ कुछ गिनती की दिशाओं में लगाता है और उन्हीं चीजों में एक बहुत बड़ी और सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस अचीव करता है जो सच में मैटर करती हैं। इस समस्या के जड़ से लेकर इसके प्रैक्टिकल समाधान तक का रोड मैप बिल्कुल स्पष्ट है। शुरुआत द पैराडॉक्स ऑफ सक्सेस से होगी, उसके बाद द एसेंशियलिस्ट माइंडसेट, द रियलिटी ऑफ ट्रेड ऑफ्स, स्पेस, प्ले एंड स्लीप और अंत में द पावर ऑफ एक्सट्रीम क्राइटेरिया पर आएंगे। चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, द पैराडॉक्स ऑफ सक्सेस। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर अक्सर शुरुआती सफलता ही उस अनुशासनहीन दौड़ की वजह बन जाती है जहां और ज्यादा पाने की एंडलेस चाहत शुरू होती है। सक्सेस एग्जैक्टली नाकामी के रास्ते पर कैसे ले जा सकती है, इसके 4 प्रिडिक्टेबल फेजेस होते हैं। फेज 1 में जब पर्पस बिल्कुल क्लियर होता है तब सक्सेस मिलती है। फिर आता है फेज 2, जब इस सक्सेस की वजह से नए विकल्प और अवसर खुलने लगते हैं। इंसान अचानक से सबका गो टू पर्सन बन जाता है। फेज 3 में आते आते इन ढेर सारे ऑप्शंस के बोझ तले सारे एफर्ट्स बिखरने लगते हैं और अंत में फेज 4 में फोकस उस सबसे महत्वपूर्ण योगदान से ही भटक जाता है जिसकी वजह से शुरुआत में सक्सेस मिली थी। ये एक बहुत ही रियल ट्रैप है। यहीं से आता है हमारा दूसरा पॉइंट, द एसेंशियलिस्ट माइंडसेट। ये याद रखना जरूरी है कि ये कोई टाइम मैनेजमेंट की ट्रिक नहीं है, बल्कि विकल्पों और अपनी एनर्जी को देखने के नजरिए में एक बुनियादी बदलाव है। इस फिलॉसफी को और अच्छी तरह समझने के लिए ब्रांड कंपनी के लेजेंडरी लीड डिजाइनर डीटर राम्स का उदाहरण बहुत प्रभावशाली है। जब उन्होंने एक रिकॉर्ड प्लेयर डिजाइन किया तो उसके ऊपर का हिस्सा एक सिंपल क्लियर प्लास्टिक कवर का बनाया जिसमें से सभी फालतू सजावट बिल्कुल हटा दी गई थी। ये उनकी फिलॉसफी थी जिसे जर्मन भाषा में वेनिगर आबर बेसर कहा गया, जिसका मतलब है लेस बट बेटर, यानी कम लेकिन बेहतर। ये सिर्फ उन्हीं कामों को करने का एक लगातार और अनुशासित प्रयास है जो सच में अनिवार्य हैं। अब इन दोनों माइंडसेट्स के डिफरेंस को देखिए। एक आम नॉन एसेंशियलिस्ट हमेशा सोचता है मुझे करना ही पड़ेगा, हर चीज जरूरी है। इसे हम लर्न्ड हेल्पलेसनेस कह सकते हैं। पर इसके विपरीत एक एसेंशियलिस्ट की सोच एकदम एम्पावर्ड होती है। मैं चुनूंगा कि मुझे क्या करना है क्योंकि सिर्फ कुछ ही चीजें सच में मायने रखती हैं। एक बहुत ही गहरी बात यह है कि जब चॉइस का अधिकार छोड़ दिया जाता है तो ऑटोमैटिकली दूसरों को अपने लिए फैसले लेने का मौका दे दिया जाता है। तीसरा हिस्सा, द रियलिटी ऑफ ट्रेड ऑफ्स। यहाँ थोड़े कठोर फैसलों की बात आती है। ये एक सच्चाई है जिसे स्वीकार करना ही पड़ता है कि कोई भी सब कुछ एक साथ ना तो पा सकता है और ना ही कर सकता है। इसे कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस के इस विविड एग्जाम्पल से डीपली समझते हैं। जब साउथवेस्ट एयरलाइंस ने एक बेहद डिलिब्रेट स्ट्रैटेजी अपनाई थी, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट फ्लाइट्स और नो मील्स, मतलब खाने की कोई सुविधा नहीं। उनका फोकस क्लियर था, पर उन्हें देखकर कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस ने कॉन्टिनेंटल लाइट लॉन्च किया। उन्होंने सस्ती उड़ानें भी दी, पर अपनी पुरानी महंगी सर्विसेज को भी नहीं छोड़ा। इस स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी यानी 2 नावों में पैर रखने की वजह से उन्हें करोड़ों डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा।
बिना सोचे समझे कॉम्प्रोमाइज करने से लिटरली हमेशा नुकसान ही होता है। तो सबसे अहम बात यहाँ पर ये निकल कर आती है कि मैं सब कुछ कैसे करूं, ये सोचना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। इसकी जगह इस थोड़े मुश्किल पर ऑनेस्ट सवाल पर ध्यान देना चाहिए, कौन सी समस्या को हल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ट्रेड ऑफ से बच निकलना नामुमकिन है, पर कॉन्शियस फैसले लेने से क्लियरली आगे बढ़ा जा सकता है। चौथा हिस्सा, स्पेस, प्ले एंड स्लीप। इसे एक एक्सप्लोर फेज की तरह समझा जा सकता है। जिंदगी की उन गिनती की सबसे जरूरी चीजों को ढूंढने के लिए अपने दिमाग को इस मॉडर्न वर्किंग लाइफ के शोर शराबे से दूर रखना बेहद जरूरी है। बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सोचने की जगह बनाना कितना जरूरी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि बिल गेट्स साल में रेगुलरली अपने थिंक वीक्स के लिए वक्त निकालते थे। उसके अलावा प्ले यानी खेल कूद, ये सिर्फ बचपने की बात नहीं है। खेलना दिमाग के स्ट्रेस को कम करके नए पर्सपेक्टिव्स खोलता है। और स्लीप, नींद को प्राथमिकता देना तो एब्सोल्युटली क्रूशल है। ये तीनों चीजें एक्चुअली उस बेकार की व्यस्तता के लिए परफेक्ट एंटीडोट्स हैं जो आजकल स्टैंडर्ड बन चुकी है। 8.6 घंटे, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। एक बहुत ही मशहूर स्टडी के अनुसार दुनिया के सबसे बेहतरीन वायलिन बजाने वाले हर रात औसतन 8.6 घंटे की नींद लेते हैं। आज के टाइम में कम नींद लेने को एक अचीवमेंट की तरह शो ऑफ किया जाता है, राइट? पर सच तो ये है कि रेस्ट एंड रिकवरी हाई परफॉर्मेंस के सबसे बड़े कंपेनियंस हैं। पर्याप्त नींद के बिना बेस्ट कॉग्निटिव फंक्शन अचीव करना बस पॉसिबल ही नहीं है। अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे एक्शनेबल हिस्से पर, द पावर ऑफ एक्सट्रीम क्राइटेरिया। ये इनकमिंग अपॉर्चुनिटीज को फिल्टर करने का एक बेहद सख्त फ्रेमवर्क है। इसे 90% रूल कहा जाता है। इसका तरीका बहुत ही सीधा और स्ट्रिक्ट है। अगर आने वाले किसी भी नए अवसर या विकल्प को 100 में से 90 से कम स्कोर मिलता है, तो उस स्कोर को ऑटोमेटिक 0 मान लिया जाना चाहिए और उस मौके को वहीं रिजेक्ट कर देना चाहिए। अगर कोई चीज़ सिर्फ ठीक-ठाक या लगभग अच्छी है, तो उस पर अपना वैल्यूबल वक्त बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं बनता। जब भी कोई नई अपॉर्चुनिटी सामने आए तो उसे इस सिस्टमैटिक चेकलिस्ट से ज़रूर गुजरना चाहिए। रूल ये है कि मौका कम से कम 3 बुनियादी शर्तों को पूरा करे, साथ ही 3 एक्सट्रीम या आइडियल शर्तों में से कम 2 पर वो पूरी तरह खरा उतरे। अगर कोई अफसर इन स्ट्रिक्ट हर्डल्स पर फेल होता है तो उसे डेफिनेटली रिजेक्ट कर देना चाहिए। ये मेथड फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट पर परमानेंटली काबू पाने का एक ब्रिलियंट तरीका है। और ये ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है दोनों के अप्रोच का फर्क। एक नॉन एसेंशियलिस्ट बिना सोचे समझे लगभग हर रिक्वेस्ट को हाँ कहता है, जिसके क्राइटेरिया बहुत ढीले होते हैं, जबकि एक एसेंशियलिस्ट सिर्फ टॉप 10% अवसरों को ही चुनता है और उसके रूल्स बेहद नैरो और क्लियर होते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट क्लियरली दिखाता है कि एक रिएक्शन से भरी जिंदगी में और एक केयरफुली डिजाइन की गई जिंदगी में कितना बड़ा अंतर होता है। अंत में कवि मेरी ओलिवर का एक बड़ा ही पावरफुल सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। बताइए, इस एक बेहद कीमती और वाइल्ड जिंदगी के साथ आगे क्या करने की योजना है? ये एक ऐसी थॉट है जिस पर सबको गहराई से विचार करने की जरूरत है। जिंदगी में अपने हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन तक पहुंचने के लिए कम लेकिन बेहतर के इस डिसिप्लिन्ड रास्ते पर चलना ही सबसे बेहतरीन विकल्प है। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।